Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back once again. And today we will discuss question answer of chapter number 5, Movement Towards Independence. I think it will be going to be a long session since your exercise contain many much questions. Slides भर भर के आंसर लिखे गए हैं. So let's begin. Here is your first question. Answer the following question in the point. And the very first question is asked about you the Quit India movement and the various incident of the movement. So Quit India movement क्या है आपको वो बताना है, प्लस आपको उससे रिलेटेड सारे इंसिडेंट्स भी कवर अप करने हैं. Now let's begin with the answer. The Cripps Proposal 1942 indicate that the British government had no intention to grant independence to India. मीनवाइल 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस की कोई बातें नहीं होती हैं. पीपल वेर डिसअपॉइंटेड एज यूजुअल विद द ट्रेचरस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट. In order to overcome this disappointment, गांधी जी started preparing for the final struggle. और जैसे इसमें इंडिया की कोई इंडिपेंडेंस की बात नहीं होती है तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इंडिपेंडेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा. एंड गांधी जी ने क्या किया? पॉइंट नंबर 1, द हिस्टोरिकल क्विट इंडिया session took place at Mumbai. The Quit India resolution was passed on 8 of August 1942. Might be टेक्स्ट बुक में आपका शायद 9 अगस्त दिया होगा, बट दिस इज द करेक्ट डेट. एंड आपका मतलब डिसीजन लिया जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन. ठीक है. गांधी जी इन हिज एड्रेस डिक्लेयर दैट दिस इज द लास्ट स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ एंड पीपल ऑफ इंडिया शुड resorted to any means to achieve independence. He gave the slogan do or die. सी फ्रेंड्स, गांधी जी का बॉर्न हुआ था 1869 में. 1900 तक जाएंगे तो 31 ईयर्स उनकी एज हो चुकी होगी. ठीक है. एंड प्लस ये 42 अगर हम ऐड कर दें तो राइट नाउ इन 1942 गांधी जी की एज अप्रोक्सीमेटली 73. सो गांधी जी को लग रहा है कि अब कोई स्ट्रगल होगा तो मेरा ये आखिरी स्ट्रगल ही हो सकता है. माइट बी पॉसिबल. उनको भी एक श्योर नहीं है कि वो कितना जिएंगे. ठीक है. एंड हेल्थ इश्यूज भी आने लग गए थे. सो उन्होंने कहा कि मेरी लास्ट लाइफ इंडिपेंडेंस होगी और उन्होंने सीधा लोगों को स्लोगन दिया, आप तो कुछ भी करके हमको आज़ादी लेनी है, डू और डाई. ठीक है. करो या मरो. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 3. ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 9th of August 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, पंडित नेहरू एंड अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस. तो सारे लीडर्सों को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पकड़ के जेल के पीछे डाल दिया. इट डिक्लेयर कांग्रेस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. सो इन्होंने कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया. सेंसरशिप वेर इम्पोज ऑन द इंडियन प्रेस. इंडियन प्रेस भी अब जो कुछ भी छापेगा वो उनकी सेंसरशिप के अंदर ही छापेगा. द गवर्नमेंट ऑल्सो अरेस्टेड द लीडर ऑफ द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. हड़ताल वेयर ऑब्जर्व इन द सिटीज एंड विलेजेस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी टॉप लीडर्स है सबको पकड़ पकड़. जब कोई लीडर ही नहीं होगा, कोई लीडरशिप ही नहीं होगी तो कोई भी मूवमेंट ज़्यादा चलेगा नहीं, ऐसा ब्रिटिशर्स का शायद मानना होगा. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 5. ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. द वर्कर्स वेंट टू द स्ट्राइक एट जमशेदपुर, मुंबई एंड मद्रास. 1,40,000 workers in 75 textile mills in Ahmedabad went on strike for 105 days. Market in Ahmedabad were closed for 3.5 months. Students too left the school and colleges and participated in the movement. तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज ए सक्सेस एक्चुअली, क्योंकि ये सब जगह लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं. जमशेदपुर, मुंबई या मद्रास को ले लो. 1,40,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक पे गए थे अहमदाबाद में फॉर 105 डेज, जो मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 months होते हैं. स्टूडेंट्स ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन दिस मूवमेंट. नाउ पॉइंट नंबर 6. Underground movement in different parts of the country attack railway station, police station, post offices and other government offices. The railway and the telegraph wires were unrouted. ठीक है. तो and many incident arson, looting took place. Maximum damage was caused to the railway. उन्होंने क्या किया? जितने भी रेलवे स्टेशन थे, जितने भी पुलिस स्टेशन थे, सबको मतलब उखाड़ फेंका, बर्बाद कर दिया. रेलवे और टेलीग्राम को तो उन लोगों ने वायर ही उखाड़ के फेंक दिए. और बहुत सारी इंसिडेंट हुई जैसे कि आर्सन यानी जहाँ पे आग लगाई जाती है. ओके. एंड लूटने का सब. तो ये सब चीज़ें बहुत हुई और सबसे ज़्यादा डैमेज ऑफकोर्स रेलवे को ही हुआ था, जो अभी हमारी इंडियन रेलवे पहले ब्रिटिशर्स की रेलवे थी. नाउ with a view to suppress the movement, the police resorted the lathi charge, tear gas and firing on the large scale.
About 70,000 people were arrested and imprisoned. Police firing took 538 lives and 1,028 people were died and 3,200 were injured. In spite of the government failed to suppress the movement. इतना सब कुछ करने का 70,000 लोगों को जेल में डाल दिया, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, इंजरी हुई, बट हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट से कुछ कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, वो सप्रेस कर ही नहीं पा रही है. द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट डेट इट कंट्रोल हैज एंडेड. अब ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि अब मतलब सब फिनिश हो गया है, अब इंडिया के लोग उनको नहीं चाहते हैं इस देश में. इट विल बी द गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया. उनको मैसेज आ गया है कि अब इंडिया को आज़ादी दे देनी चाहिए. द मूवमेंट ब्रॉट अबाउट अ ट्रेमेंडस मास अवेकनिंग एज ए रिजल्ट. विद इन 5 years द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन अगस्त 1947. और इसे हम लोग सक्सेस कहेंगे क्योंकि इसके 5 साल के बाद, डेट मीन्स इन अगस्त 1947, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है. ओके, सो वेरी interesting question. Now second one, give a detail about the आज़ाद हिंद फौज and in achieving freedom. हमारी आज़ादी को अचीव करने में आज़ाद हिंद फौज का क्या रोल था. एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको भी सीधा आज़ाद हिंद फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कि उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए डेट यू आर सपोज टू कवर अप. पॉइंट नंबर 1, रासबिहारी बोस एंड इंडियन रिवोल्यूशनरी एस्केप टू जापान आफ्टर द फेलियर ऑफ द गदर रिवोल्ट in 1915. He had established an Indian Independence League in Japan and support the revolutionary activities in India. राज बिहारी घोष पहले गदर पार्टी चला रहे थे, बट समहाउ उनको सक्सेस नहीं मिली, तो वो फिर जापान में जाके उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश की. ड्यूरिंग द सेकेंड कोल्ड वॉर जापान हैज ओवर रन द ब्रिटिश कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हैड टेकन कंट्रोल about 3,000 Indian soldiers in the British Army as a prisoner of war. तो जापान भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साउथ ईस्ट कंट्रियों को मतलब हरा के उन्होंने कुछ 3,000 इंडियन सोल्जर्स को अपने पास प्रिजनर ऑफ वॉर रखा था. राज बिहारी बोस सिक्योर द रिलीज दिस प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम जापान विद द हेल्प ऑफ द कैप्टन मोहन सिंह एंड ही फॉर्म्ड एन इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942. इन्हीं 3,000 सोल्जरों को बाद में राज बिहारी बोस ने उनको फ्री करवाया और कैप्टन मोहन सिंह के साथ बनके एक इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने इस्टेब्लिश की. कब की? 1942 में. जापान हैड प्रोमिस्ड एवरी असिस्टेंट टू राज बिहारी इन द वॉर अगेंस्ट द इंग्लैंड. Thereafter, Raj Bihari Bose has invited Subhash Chandra Bose to come to Japan and take over the leadership of Indian National Army, जिसको हम लोग अब शॉर्ट में INA कहेंगे. ठीक है, सो बाद में जापान ने कहा कि आपको जो हेल्प चाहिए हम लोग आपको सब हेल्प देंगे. सो राज बिहारी बोस ने फिर सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप आइए और हमारी लीडरशिप लिए, बिकॉज राज बिहारी बोस बिलीव कि सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. सुभाष चंद्र बोस रीच जापान इन 1943 एंड टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ INA. तो सुभाष चंद्र बोस एज यूजल जाते हैं और आप पे लीडरशिप ले लेते हैं. सुभाष चंद्र बोस मेड एन अपील टू द इंडियन पीपल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया टू सपोर्ट INA एंड मैनी इंडियन इन दिस रीजन हैड जॉइन INA. तो वो जाके पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों को अपील करते हैं कि आप इंडिया से जुड़ जाइए, और बाद में सब इंडियंस उनसे जुड़ना भी शुरू करते हैं. सुभाष चंद्र बोस शिफ्टेड द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम जापान टू सिंगापुर. अब ये सारा एक्टिविटी उन्होंने कहाँ से अभी कंट्रोल कर रहे हैं? सिंगापुर से. अंडमान निकोबार आइलैंड्स वेयर हैंडेड ओवर टू INA बाय जापान. जापान ने जो अंडमान निकोबार आइलैंड था वो अब इंडियन नेशनल मतलब INA को दे दिया, है ना. और जैसे अंडमान और निकोबार दो अलग अलग नाम है, वैसे इनका नाम रखा गया था शहीद और स्वराज. ठीक है. नाउ नेताजी, एज ही वॉज फाउंडली कॉल्ड बाय हिज कलीग, moved over to Rangoon and after the Japan army defeated the British army in Burma. So अब इन्होंने इनको एक नया नाम दिया गया था नेताजी, एंड बाद में उन्होंने जापानीज आर्मी की मदद से उन्होंने रंगून वाला एरिया भी जीत लिया. ओके, ब्रिटिशर्स को कुछ हराना शुरू किया. द INA क्रॉस द इंडियन बॉर्डर इन 1944 एंड कैप्चर प्रोम, मड्रोक एंड कोहिमा. इट सफर्ड अ डिफीट आफ्टर अ वेलियंट फाइट इन इम्फाल. सो इंडिया ने सबसे पहले तो इंडियन टेरिटरी कोहिमा को कैप्चर किया, बट इम्फाल नहीं जीत पाए. ओके, आफ्टर द सरेंडर ऑफ द जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन 14 अगस्त 1945, द डेथ ऑफ द नेताजी इन एरोप्लेन एक्सीडेंट, INA फाइट केम टू एन एंड.
फिर जापान हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट के बाद सरेंडर कर देता है, तो फिर नेताजी की भी एक सैड डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिर मूवमेंट आगे ज़्यादा नहीं चला, बट कहीं ना कहीं उसने जो पर्पस है वो सॉल्व कर दिया. Now there are 4 short notes we are supposed to discuss. So let's begin with the first one, and that is Simon Commission. Montague Chelmsford 1990 amendment declared that the commission should be sent to India after 10 years on examining the effect of the cooperation constitutional reform and to suggest the more reforms for the Indian. But 2 years later, government appointed Simon Commission. सो साइमन कमीशन मतलब ये लोग एक तरह का मीटिंग है जिसमें हर 10 साल में वो लोग अपना स्टेटस क्या है वो चेक करने आते हैं, क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, क्या प्लस माइनस करना है. ये लोग हर 10 साल में ऐसा करते हैं, जिससे हमारा सेंसस होता है वैसे ही. द कमीशन कंसिस्ट सर जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स. तो जॉन साइमन उसके हेड होते हैं, इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन होता है. उसमें 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है. ऑल ऑफ देम वेर द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर है. देयर वॉज नॉट अ सिंगल मेंबर्स एज एंड नॉट अ सिंगल इंडियन ऐसे मेंबर. उसमें कोई भी इंडियन मेंबर होता नहीं है. इंडियन रेकमेंड टू इंक्लूजन ऑफ द इंडियन मेंबर इन द कमीशन सो टू एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड पेन ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट द ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड देयर रिकमेंडेशन. इंडियन ने इतना ही कहा था कि आप अगर इंडिया के बारे में कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हो तो एटलीस्ट उसमें एक बंदा हमारा इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का बंदा ही इंडियन लोगों की तकलीफ़ें समझ सकता है. बट ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया. इससे फिर इंडिया के लोग नाराज़ होने वाले हैं ऑफकोर्स. सो द इंडियन डिड नॉट डिसाइडेड टू अपोज इट. फिर इंडियन लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया के लोगों ने डिसाइड किया कि अब उनको हम अपोज करेंगे. साइमन कमीशन हैज़ ग्रेटेड विद अ स्ट्राइक असेंबली पोजीशन लाउड स्लोगन लाइक साइमन गो बैक एंड अनफ्लोरिंग द ब्लैक फ्लैग टू अपील. तो इंडियन लोगों ने इनको मतलब अपोज किया. जब ये यहाँ पे इंडिया में आए तो उनको ब्लैक कलर के फ्लैग्स दिखाए गए एंड इनको मतलब उनका पुरजोर विरोध किया, जितना हो सके उनको निगलेक्ट किया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट मर्सिलेसली. द असिस्टेंट टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर द लाठी चार्ज और लाला लाजपत राय पोजीशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत मतलब लोगों को मारा पीटा, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई. और जो उनका ASP है उन्होंने लाला लाजपत राय पे बहुत ही ज़्यादा लाठियाँ बरसाई, जिसमें उनकी बहुत ही सैडली बाद में डेथ हो जाती है. लाला लाजपत राय इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड टू द पोजीशन इन द लाहौर. Few months later, he passed away. The news of Lalaji instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, and therefore they killed Saunders. लाला लाजपत राय के लिए जो मतलब पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, डेट इज सॉन्डर, उसको फिर बाद में उनकी मौत का, लाला जी की मौत का बदला वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लेते हैं. सो फ्रेंड, दिस वॉज योर साइमन कमीशन. नाउ सेकेंड शॉर्ट नोट इज द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मेरे टेक्स्ट बुक में से ये आंसर कवर अप किया है ड्यूरिंग दिस टाइम. अब सो मैं स्ट्रेट अवे में यहाँ पे पढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या है. जो टॉप के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उस टाइम पे मतलब पूरे देश के मेन लीडर्स माने जाते थे. तो उन्होंने बात की कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे. और जो इंडिया के यंग लोग थे ना, वो डोमिनेंट स्टेटस से बिल्कुल मतलब उनको चाहिए ही नहीं. एंड इसके अलावा वो लाहौर में गए, जहाँ पे ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहेंगे, ठीक है. एंड ऑन 26 जनवरी 1930 या इनके लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेन करने की कस्में खाई थी. ओके, सिंस 26 जनवरी हमारे लिए मेमोरेबल डे था, इसलिए हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हमने रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को ही रखा. आई होप ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो एज इट इज, ठीक है. सो नाउ स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस दांडी मार्च ऑल्सो. सी दांडी मार्च एक सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का एक पार्ट है, जिसमें गांधी ने डिसाइड किया कि हम लोग सभी मिलकर एक साथ सॉल्ट एक्ट को वायलेट करेंगे, वो भी एट सीसोर एट दांडी, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है. तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्या कह रहा है कि पहले तो ऑन 11 मार्च 1930 गांधी जी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि हम लोग ये कानून तोड़ेंगे, मगर नॉन वायलेंट तरीके से. पॉइंट नंबर 2 आपको ये बताएगा कि गांधी जी 12 मार्च को अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं साबरमती हरिजन आश्रम में. उनके साथ 78 लोग उनके साथ में चलते हैं, ठीक है. फॉलोअर्स, आजकल फॉलोअर्स का मतलब कुछ और है, उस टाइम के फॉलोअर्स हैं ना, उनको जो उनके साथ में जो चल रहे हैं, ठीक है.
एंड ये कुछ 378 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके बाद में डांडी नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 कह रहा है ऑन 29 मार्च गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कौवे और कुत्तों की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अब साबरमती आश्रम तभी जाऊंगा जब हमारे देश को कंप्लीट आज़ादी ना मिले। ओके फ्रेंड्स, सो 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है एंड कुछ 5-6 महीने के अंदर गांधी जी की भी डेथ होती है, लेकिन गांधी जी कभी भी अपने आश्रम में नहीं लौट पाते हैं। डेट इज़ फॉर योर नॉलेज। पॉइंट नंबर 4 आपको क्या कहता है कि लोग भी मतलब लोगों ने भी गांधी जी की बात को बहुत सीरियसली लिया और वो भी दांडी यात्रा में जुड़ते चले गए। पॉइंट नंबर 5 आपको ये कह रहा है कि गांधी जी 5 अप्रैल दांडी पहुंच जाते हैं और उसकी अगली मॉर्निंग यानी डेट मीन्स 6 अप्रैल उन्होंने एक मिट्टी भर नमक उठाया और उन्होंने एक जोर से अनाउंसमेंट की, आई हैव ब्रोकन द सोल्ट एक्ट, मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। पॉइंट नंबर 6 आपसे ये कहता है कि इससे मतलब दांडी मार्च से बहुत ही मतलब पब्लिक अवेयरनेस हुई, लोगों का विश्वास जगा, हिंदू मुस्लिमों में यूनिटी बढ़ी और देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। महादेव देसाई ने इस दांडी मार्च को विद गौतम बुद्ध महाभिनिष्कर्म का मतलब टाइटल दिया है। ओके, एंड द लास्ट शॉर्ट नोट डेट इज सुभाष चंद्र बोस। ऑफकोर्स इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आई थिंक हम लोग ऑलरेडी एक इंडियन आज़ाद हिंद फौज में डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी हम लोग फटाफट एक बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू रीड, मैं स्ट्रेट अवे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 के कटक डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है आज की डेट में। इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से की। बाद में ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं। इसके अलावा ये इंडियन सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशन है, जो बहुत ही टफ एग्जामिनेशन मानी जाती है, ये भी इन्होंने क्लियर की। लेकिन ये करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में सर्विस नहीं की। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो उन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन की और बहुत ही जल्दी एक बहुत ही युवा नेता के रूप में जाने गए। इंडिया में बहुत ही एक्टिव भी थे। उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। वो 41 ईयर्स के थे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे। कब? हरिपुरा सेशन जो सूरत में हुआ था 1938। इवन त्रिपुरा सेशन में भी अगेन वो लीडर एक्लेम कर लिए जाते हैं 1939 में। अब उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, बट तो भी वो मतलब वहाँ से भाग गए। एंड एट नाइट 28 जनवरी 1941 से वो भागे थे और उसके बाद वो बर्लिन पहुँचे मार्च 1942 को। वहाँ पे आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन से उन्होंने लोगों से अपील की कि अब वक्त आ गया है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दें। रास बिहारी बोस के इनविटेशन पे ये जापान चले जाते हैं 1943 में। ही वेंट टू सिंगापुर और बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का मतलब कमांड ले लेते हैं। अब आई थिंक आगे का सारा पार्ट वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फटाफट एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, बाद में वो प्रोविंशियल वो जहाँ पे भी एरिया कैप्चर करते जा रहे हैं अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करते जा रहे हैं। लोग इनसे इतने इंस्पायर हुए, इनको अपना टाइटल दे दिया नेताजी, है ना। उन्होंने कुछ लेजेंडरी स्लोगन दिए थे, जय हिंद, चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ओके, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इनकी लीडरशिप के अंडर में वो इंडियन बॉर्डर के अंदर तक आ जाते हैं और कोहिमा तक भी आते हैं, लेकिन इम्फाल की लड़ाई वो हार जाते हैं। सो थोड़ा उनको पीछे हटना पड़ता है। मीनवाइल अमेरिकन आर्मी जो आती है वो हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट होता है और फिर जापान के सरेंडर करने के बाद फिर उनको पीछे हटना पड़ता है। इसी एक सिलसिले में जब वो सुभाष चंद्र बोस नेताजी हमारे जापान में जा रहे थे तो रास्ते में उनका एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे उनकी बहुत ही सैड इंसिडेंट है, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो नाउ ओनली सम फ्यू स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स आर रिमेनिंग जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड द पीपल ऑफ इंडिया अपोज साइमन कमीशन? इंडिया के लोग साइमन कमीशन का अपोज क्यों कर रहे थे? पीपल ऑफ इंडिया अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वॉज अपॉइंटेड
ऑन दिस कमीशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एक भी सिंगल इंडियन नहीं था, इसलिए इंडियन लोग उसका अपोज कर रहे थे। गिव द स्लोगन ऑफ आज़ाद हिंद फौज। जस्ट वी हैव डिस्कस द स्लोगन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज आर यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, चलो दिल्ली एंड जय हिंद। सो ये कुछ लेजेंडरी डायलॉग्स थे जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिए थे। व्हेन वॉज द माउंटबेटन प्लान प्रेजेंटेड। माउंटबेटन का प्लान कब प्रेजेंट किया गया? द माउंटबेटन प्लान वॉज announced on 3rd of June 1947 and when the power of transfer to India by the British, who were appointed the first Indian Governor General of India, so Sri Raj Chakravarti Rajgopalachari was appointed the first Indian Governor General। थे वो इंडिया के after the transfer of power। now only MCQ is pending। हम लोग फटाफट MCQ भी देख लेते हैं। so I am directly going for the right answer। ABCD नहीं रखते। तो 7 कमीशन में मेंबर्स कितने थे? सो फर्स्ट का आंसर आएगा 7। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ओके। महाभिनिष्करम ये किसने कहा था डांडी मार्च के टाइम पे? महादेव भाई देसाई ने। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट फ्रीडम। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस डोमिनेंट फ्रीडम, डोमिनेंट स्टेटस डोमिनेंट फ्रीडम। याद रखो, इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, माउंटफोर्ड प्रोविजन के हिसाब से कितने सालों में कमीशन को इंडिया में विजिट करते रहना चाहिए? तो 10 ईयर्स। ठीक है। लाठी चार्ज में साइमन कमीशन का अपोज करने के टाइम पे किसकी डेथ हो जाती है? तो लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है। हम लोग किसे प्यार से नेताजी बुलाते हैं? देन दैट पर्सन इज सुभाष चंद्र बोस। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल में इंडिया का पार्टीशन किसने प्रपोज किया? सो ऑफकोर्स माउंटबेटन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। आई नो कुछ आंसर्स में बहुत डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चला गया बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ द टाइम। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम फिनिशिंग विद द चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर, एंड आपको बहुत जल्दी इसके PDF भी मैं ऑनलाइन लेक्चर के बाद रख दूंगा। चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द आ जाएंगे। सो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीक तक का वेट करना पड़ेगा जब हमारे लेक्चर्स आएंगे। सो यू गाइस आर अमेजिंग। Keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening me.